हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना प्रैक्टिस सेट, रिवीजन ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का, ये है। इसमें हम 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट है हमारा और इसमें जो हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज़ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। हम क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएँगे और उससे जितने भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं उन सभी को देखेंगे, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा है मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी से जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और बने हुए हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? और मधुमक्खी के बाद फिर हमारा है सेरिकल्चर, उसके बाद में स्लॉथ, उसके बाद में हाथी। मतलब ऐसे-ऐसे हमारे जो हैं वो कई सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं, ठीक? एक साथ एक जगह पर आप कई सारे टॉपिक आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो जो मधुमक्खी पालन सबसे अच्छी अवधि है वो कौन सी है, इसमें पूछा गया है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, तीसरा ऑप्शन है जनवरी से मार्च और चौथा ऑप्शन है अप्रैल से जून। तो अगर मधुमक्खी पालन की हम बात करें तो मधुमक्खी जो है ये अंडा देती हैं किस महीने में? ये अंडा देने का कार्य करती हैं किस महीने में करती है? अक्टूबर में, ठीक है? तो इसीलिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो महीना होता है इनके पालने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अक्टूबर से दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? पहला ऑप्शन है मेथानोइक अम्ल, मतलब जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, इथानोइक, पेंटाथोनिक और इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है वो होता है मेथानोइक, मतलब फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? आप ये नहीं वाला ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग जल्दी-जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। हाँ, होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ, ये भी सही है। नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा है छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी सही। लेकिन जो ऑप्शन नंबर तीसरा है कि नर मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये गलत है क्योंकि जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते के लिए इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, इसीलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मधुमक्खियों को किसका फूल बहुत लुभाता है? मधुमक्खियों को किसका फूल बहुत लुभाता है? पहला ऑप्शन है लीची, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है केला, चौथा ऑप्शन है अनार। तो जो मधुमक्खी हैं इनको जो लीची के फूल होते हैं ये बहुत लुभाते हैं और जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं वो लीची का बगीचा भी क्या करते हैं, लगाते हैं साथ में, और उसी के बगीचे में इनके मधुमक्खी पालने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है, उसको उसी बगीचे में रखते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। वर्मी कल्चर, तो केचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं और हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके विषय में कुछ जानकारी दी गई और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, केवल रानी मक्खी अंडे देती है।
दूसरा है श्रमिक मक्खी मतलब काम करने वाली मक्खी नर मक्खी होती है। तीसरा है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्योंकि ये कहीं ज़िक्र नहीं है कि जो श्रमिक मक्खी होती हैं वो नर मक्खी होती हैं, ठीक है? और मतलब केवल श्रमिक मक्खी उनको कहा जाता है, ना ही नर उसमें शामिल रहता है। हमारी एनसीईआरटी का जो बुक है ना उसमें नर दिया गया है, ना ही मादा दिया गया है, केवल श्रमिक मक्खी ही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यही सही नहीं है क्योंकि जो नर मक्खी है इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। छत्ते में केवल जो रानी मक्खी है वही अंडे देती है और एक छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के जो फूल होते हैं ये कब खिलते हैं? पहला ऑप्शन है फरवरी में, दूसरा ऑप्शन है मार्च में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल में, चौथा ऑप्शन है मई में। तो जो लीची के फूल हैं ये फरवरी में खिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालने के लिए आवश्यक सामग्री है। मधुमक्खी पालने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? पहला ऑप्शन है चीनी का मीठा घोल, लकड़ी का बॉक्स, बॉक्स साफ करने के लिए दवाइयाँ और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का हम प्रयोग कर जो मधुमक्खी पालते हैं इन सभी चीज़ों का वो लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी से लास्ट क्वेश्चन है कि जब श्रमिक मक्खी को रस या भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वो क्या करती हैं? मतलब जब देखिए श्रमिक मक्खी जो है, ठीक है, वही क्या करती है भोजन को लाती है, भोजन की तलाश करती है। जब उसको भोजन या रस रस से तो शहद बनता है और जो रस है उसी से शहद बनाया जाता है और मधुमक्खियों का जो भोजन है वो शहद ही है, वो केवल शहद खाती हैं और कुछ नहीं खाती हैं, ठीक है? तो जब इनको भोजन या रस का स्रोत मिल जाता है तो ये क्या करती हैं? पहला ऑप्शन है एक विशेष प्रकार का नृत्य, दूसरा ऑप्शन है एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती हैं, तीसरा ऑप्शन है एक विशास विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं और चौथा ऑप्शन है कुछ नहीं करती हैं। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं जब इनको भोजन मिल जाता है तो ये क्या करती हैं? एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें से लगभग मैंने सारे क्वेश्चन मतलब ये नहीं कह सकती कि हाँ 100 में से 100%, लेकिन 98 तो मैंने पूरा कवर ही करा दिएगा। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो मुझे ना पता हो, छूट गया हो, तो ये हो सकता है। लेकिन जितने भी बन सकते थे, मुझे जितना लगता है मैंने उतना आपको मधुमक्खी के बारे में करवा दिया है, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं, रेशम कीट की बात करते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर है सेरीकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है पीसीकल्चर और चौथा विटीकल्चर। तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब तीनों ऑप्शन को किस चीज़ के मतलब कि उत्पादन को कहा जाता है या पालन को, तो ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को और कल्चर जो है ये अंगूर की जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं विटीकल्चर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मादा रेशम कीट एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे नर रेशम कीट जो होते हैं उससे दूर से पहचान लेते हैं कि ये मेरी मादा है। तो जो विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फेरीमोनस, दूसरा है कोई गंध नहीं छोड़ती, तीसरा है टेरिमोनस और चौथा है फेरस। तो जो रेशम कीट की जो मादा रेशम कीट होती है वो फेरीमोनस नाम का एक गंध छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार पूछा गया, कई तरीके से पूछा गया है। कब कथन कारण करके दे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब आपको सारे पॉइंट पता होंगे तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम के कीट होते हैं वो किस पौधे के पत्तों पर पाले जाते हैं? तो पहला है शहतूत, दूसरा है नीम, तीसरा है केला, चौथा है अंगूर। तो जो रेशम के कीट मतलब लार्वा होते हैं उनको शहतूत के पत्तियों पर पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेशम के धागे किससे प्राप्त होते हैं? रेशम के जो धागे होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? पहला है कोकून, दूसरा है लार्वा
ऑप्शन नंबर है कि तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो जो रेशम के धागे होते हैं वो कोकून से प्राप्त होते हैं और ये लार्वा ही कोकून बन जाते हैं। तो क्या होता है कि लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्वा को किस नाम से जानते हैं, तो कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। और ये जो लार्वा है जब ये बड़ा हो जाता है तो यही कैटर कोकून में बदल जाता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा, रेशम के धागे कोकून से प्राप्त होते हैं, ठीक। अगला है कि भारत में पाए जाने वाले रेशम के प्रकार, मतलब भारत में मुख्यतः जो रेशम के प्रकार पाए जाते हैं, मतलब रेशम जो पाया जाता है मुख्यतः कौन कौन से प्रकार हैं, तो चार मुख्य हैं। मलबरी, टसर, ईरी और मूंगा, ये सभी चारों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ये भारत में पाए जाने वाले रेशम के प्रकार हैं। कौन कौन से? मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और रेशम से लास्ट क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहले स्थान पर तो चीन है और दूसरे स्थान पर कौन है पता नहीं, तीसरे स्थान पर पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पहले स्थान की बात की जाए तो चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक रेशम कीट और एक कौन सा मधुमक्खी, ठीक है। तो दो हमने देख लिया, इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने देख लिए। अगर कुछ छूट रहा होगा तो अगले वीडियो में मैं उसको शामिल कर दूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, ठीक है, सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम देखते हैं हाथी के बारे में, हमारा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन हाथी से है कि हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? पहला, सबसे छोटी हथनी, सबसे बुजुर्ग हथनी, नर हाथी, कोई नेता नहीं होता है। तो अगर हम हाथियों के झुंड की बात करें तो हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथी हथनी और उनके बच्चे होते हैं। जब बच्चे, जो नर बच्चे होते हैं, जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड की नेता होती है। तो पूछा गया है कि हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होती है? झुंड की नेता, लीडर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? पहला है 200 kg, दूसरा है 300 kg, तीसरा है 100 kg और चौथा है 400 kg। तो जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 kg। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 200 kg, ठीक है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अभिकथन, पहला अभिकथन है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। तर्क है, दूसरा अभिकथन हमारा क्या, दूसरा तर्क है वो क्या है कि नर हाथी अकेले ही चारों ओर घूमते हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, सही है। और जो नर हाथी होते अकेले ही घूमते हैं, हाँ ये भी सही है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करता है या दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा जाता है, ये भी सही है। इन्हें अपनी, यहाँ पानी होना चाहिए था, 1 मिनट रुक जाए मैं सही कर देती हूँ। हाँ सही हो गया। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। क्यों भाता है? क्योंकि इनकी जो शरीर की चमड़ी होती है, ऊपर वाली जो त्वचा होती है बहुत मोटी होती है, जिससे इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये जब इनके पानी में खेलते हैं, अपने ऊपर कीचड़ लगाते हैं तो इनके शरीर को उससे ठंडक मिलती है, तो इसीलिए इनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि सभी हाथियों के झुंड में किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। कोई भी हाथी का झुंड हो उसमें जो बुजुर्ग हथनी होगी वही सभी फैसले लेगी, तो ये भी सही है। तो इसमें से हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं।
अब किस ऑप्शन इसमें कहा गया है कि सही कथन चुने, ठीक है। अब कौन सा है, जिस ऑप्शन में चारों होंगे वही हमारा सही हो जाएगा। ए बी सी, चौथा नहीं, गलत हो गया। दूसरा है ए बी सी डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हाथी से जो लास्ट है, हाथी टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। पहला जो अभिकथन है दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे ही रहते हैं। दूसरा कारण क्या गया दिया गया, देखिए क्वेश्चन वही है जो इससे पहले मैंने कराया आपको। ये देखिए, ये जो है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पर क्या किया गया, बदल दिया गया। क्वेश्चन क्या है, देखिए यही यही ऑप्शन दिए गए हैं, सही है, बस यहाँ पर इन्होंने कहा कि नर हाथी अकेले घूमता है, और यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे कि जो नर होते हैं 14-15 साल बाद झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। देखिए यही चीज़ वहाँ भी है, यहाँ भी है, बस थोड़ा सा क्या किया गया, आपका क्वेश्चन घुमा दिया गया। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस के लिए गए, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वही सारे क्वेश्चन है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कारण क्या है कि 14-15 साल बाद झुंड को छोड़कर अकेले रहते हैं, मतलब जो हाथी होते हैं, हाथी जो है वो नर को बोलते हैं हाथी और हथनी बोलते हैं मादा को। तो जो नर हाथी होते हैं 14-15 साल बाद झुंड को छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं और अकेले रहते हैं, ठीक है। अभिकथन सही है, ऑप्शंस दिए गए हैं, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। यहाँ पर दोनों होना चाहिए था भाई, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, तो सही कर लेते हैं हम लोग। सही हो गया। यहाँ क्या कहा गया है, दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए किसके, हाथी से जो क्वेश्चन बनने वाले थे, मतलब जो बन सकते हैं आपके, ये सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन से, भोजन टॉपिक से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक असम में खाई जाने वाली चावल की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है पौनी चावल, दूसरा है बोरा चावल, तीसरा है काला नमक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरा चावल। तो जो बोरा चावल की किस्म है, ये असम में जो बिहू त्योहार होता है उस दिन ये खाया जाता है, इसीलिए बोरा चावल जो है ये खास है क्योंकि बिहू त्योहार भी बहुत प्रसिद्ध है और बिहू त्योहार के दिन सभी के घरों में यही चावल पकाया जाता है। और इस चावल की विशेषता यह है कि यह पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोरा चावल। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम 2 को हमें मिलान करना, सही मिलान करना है जो जिसके लिए हो, जैसे हांगकांग है, फिर है केरल, कश्मीर, गोवा। तो अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग के लोगों को सांप की एक डिश आती है लिंग हु फैन, उसको खाना ये लोग पसंद करते हैं। और जो केरल के लोग हैं ये किसी भी करी, नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी हुई या पकाई हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। और गोवा के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नारियल के तेल में पकी हुई जो समुद्री मछली होती है उसको खाना पसंद करते हैं। अब किस ऑप्शन में क्या है देख के हम इसको अपना सही कर लेंगे। तो हांगकांग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। तो और उस डिश का नाम है, क्या नाम है, लिंग हू फैन, इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि लिंग हू फैन नाम की डिश कहाँ पर लोग खाना पसंद करते हैं। तो हांगकांग में सांप को जो पकाया जाता है उसी डिश को कहते हैं लिंग हू फैन। तो ऑप्शन नंबर ए का चौथा सही हो जाएगा। केरल के जो लोग हैं वो किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, तो ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। कश्मीर के जो लोग हैं सरसों के तेल में तली मछली खाना पसंद करते हैं, तो सी का दूसरा हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो ये का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा।
तो किस ऑप्शन में है? डी का तीसरा, एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूरा हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें जो डी है ये तीसरा है और किसी भी ऑप्शन में तीसरा नहीं है, तो इसीलिए हमारा सही हो गया। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि हाँ, सारे में है कि नहीं है। फिर क्वेश्चन किस प्रकार, ये तो मिलान वाला इस प्रकार भी आता है और इस प्रकार भी एक कहानी की तरह देकर आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। पसंद नापसंद चर्चा के समय किसी छात्र ने मुझसे पूछा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के हो किसी होटल में जाकर लिंग हु, यहाँ हु होना चाहिए था, हु हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्या होना चाहिए था, हु होना चाहिए था। लिंग हु अब सही हो गया। ठीक है, तो क्या नाम है डिश का, ये याद रखेंगे। ठीक है, कि सांप को पका कर ना देकर लिंग हु फैन दे सकता है। तो लिंग हु फैन खाना क्या करते हैं, किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। अब इन्होंने यहाँ यहाँ देखिए सांप कर दिया है। ठीक है, अगर सांप ना दिया गया होता, केवल लिंग हु फैन दिया गया होता, तो भी वही डिश है हांगकांग में जो खाई जाती है। वह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है असम। असम के बारे में हमने देखा कि जो बोरा चावल की किस्म है ये बिहू त्योहार पर खाई जाती है, तो ये हो गया। गोवा में हमने क्या देखा, गोवा में हमने देखा कि जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हांगकांग में लिंग फैन डिश खाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें और भोजन से जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर विधि पूछी गई है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने का तरीका दिया गया है। ठीक है, पहला है, देखिए खाना पकाने के जो मुख्य तरीके हैं वो चार हैं। कौन कौन से? तल कर, भून कर, सेक कर और उबाल कर। ये चार मुख्य तरीके हैं खाना पकाने के। अब जिस ऑप्शन में इनमें से तीन या दो या एक दिया गया होगा वही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। तो ये जो भिगो कर दिया गया है ये खाना पकाने का तरीका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सेंक कर, भून कर, तल कर। ये तीनों हैं। ठीक है, सही हो सकता है। फिर है उबाल कर, गूंथ कर, तल कर। तो ये गूंथ कर जो है ये हमारा खाना पकाने का तरीका नहीं है। फिर इसमें भी गूंथ कर आ गया तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो खाना पकाने का तरीका वो क्या है? सेंक कर, भून कर, तल कर। ये क्या है? खाना पकाने का तरीका है। ठीक है, तो ये खाना से जो भोजन से संबंधित है ये हमारे हो गए। अब एक दो क्वेश्चन और इसमें है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का भी पूछा जाता है, भोजन से ही संबंधित है, तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए फसलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या क्या दिया गया है, तो करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। तो देखिए करेले में भी बीज होता है, खीरे में भी होता है, चीकू भिंडी में भी होता है, लेकिन प्याज में नहीं होता और आलू में नहीं होता। तो इसमें बताया गया है कि जिनमें बीज हो हमें वो चुनना है। तो देखिए जिनमें आलू और प्याज हो उसको हटा दीजिए। देखिए इसमें भी प्याज है, इसमें भी प्याज है और इसमें आलू है। तो ये तो तीनों होगा नहीं, ये तीनों क्या है, इसमें एक एक ऐसा है जिसमें बीज नहीं होते। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, चीकू, टमाटर, करेला, खीरा, इस इन चारों में भी क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा तना है? तो वो हमारा पौधों में आ जाएगा। जिस टॉपिक में पौधे से संबंधित हम चीज़ें पढ़ेंगे, पेड़-पौधे से, उसमें हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं स्लॉथ की, ठीक है? तो स्लॉथ के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम स्लॉथ के बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में आपको बताएँ, तो जो स्लॉथ है ये दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। स्लॉथ जो है बहुत ही आलसी होता है और ये अपने इसका जो सतत जीवन काल है वो है 40 वर्ष का। अगर हम इसके औसत आयु की बात करें तो 40 वर्ष का होता है। और ये क्या करता है, अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 वृक्षों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। आप सोचो कितना आलसी होगा। 40 साल में हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके घूम के, हमें नहीं, सभी लोग जो होते हैं इसको छोड़ के
पता नहीं कितनी जगहों पर घूम-घाम के चले आते हैं। और ये क्या करता है 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ पे ही घूमता है और क्या करता है उसी की पत्ती को खाता है। मतलब एक पेड़ पे 5 साल रहता है, ठीक है? और ये जो जानवर है ये शाकाहारी होता है और अच्छा तैराक भी होता है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बता दिया। और ये एक दिन में लगभग 17 घंटे क्या करता है, सोता है। और कैसे सोता है? पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। तो ये हो गई स्लॉथ के बारे में, मैंने आपको थोड़ा-सा थोड़ी-सी जानकारी दे दी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्लॉथ जो है अ स्लॉथ जो है ये विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, साउथ कोरिया और मध्य कोरिया और सभी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है स्लॉथ, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और यह पूरे जीवन में केवल 8 वृक्षों पर ही घूमता है। मतलब एक वृक्ष पर 5 साल। पहला है लंगूर, दूसरा है स्लॉथ, तीसरा है चिंपांजी, चौथा है पांडा। तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें स्लॉथ के बारे में बताई, तो हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है स्लॉथ, तो आंसर हो जाएगा स्लॉथ, ठीक है? स्लॉथ, स्लॉथ, स्लॉथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला है यह एक अच्छा तैराक भी है, यह शाकाहारी जीव है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। मैंने आपको बताया है कि जो स्लॉथ है भले ही इतना आलसी है लेकिन ये क्या है, शाकाहारी है और एक अच्छा तैराक भी है। तो आप दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ए और बी। तो सी जो दिया गया है दोनों सही हैं, तो हाँ दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम घर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो घरों की विशेषताओं से जो आपका टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो घर की विशेषता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती। हाँ, ये सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और तीसरा है कि लेह में 2 मंजिले घर होते हैं, निचले मंजिले पर जानवर और ज़रूरी सामान रखा जाता है। तो इसमें से हमें क्या करना है, सही कथन को चुनना है। यहाँ पर दिया गया है कि सही कथन का चयन करें। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो ये तो हमारा सही है। लेकिन इन्होंने जो बी ऑप्शन ऑप्शन दिया है कि ये जो घर की विशेषता है कि किस प्रकार के बनाए जाते हैं, तो ये है असम की विशेषता। जो असम के घर होते हैं वो 3 से साढ़े 3 अगर मीटर में हम करेंगे तो ये 3 से साढ़े 3 मीटर आ जाएगा। अगर फीट की बात करते हैं तो 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं और ये लकड़ी के ही बने होते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो भी लकड़ी की होती हैं और इनकी जो फर्श होती है वो भी लकड़ी की होती है और ढालूदार होते हैं, ठीक है। ये हमने असम की बात कर ली। तो इन्होंने कहा ये मनाली की है, लेकिन ये हमारा गलत है क्योंकि ये सारी जो विशेषता है ये असम के बारे में है। अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली के जो घर होते हैं वो होते हैं बांस। मनाली के जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। और वहाँ के जो घरे होते हैं वो ढालूदार होते हैं। वहाँ की जो छत होती है ढालूदार होती है, कि वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है और वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मनाली के। और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। और जो सी दिया गया है कि लेह में 2 मंजिले घर होते हैं, निचले मंजिले पर जानवर और जरूरी सामान रखते हैं। हाँ, ये सही है। और लेह की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। लेह की छतें कैसी होती, समतल होती हैं। और लेह में जो लोग होते हैं वो गर्मियों के महीने में फल और सब्जियां सुखा कर रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ठंडे के महीने में। तो उनको सब्जियां वगैरह मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है।
क्या करते हैं लोग, सब्जियां और फल वगैरह, मछली वगैरह सुखा कर रख लेते हैं, क्योंकि ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो ये सारे सामान उनको नहीं मिल पाता और वो ठंडी में यही चीज़ें खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये लेह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी गलत है, हमें सही बताना है। तो जिस ऑप्शन में बी ना हो वही हमें सही करना है। अब ये नहीं कि हाँ भाई इसमें बी नहीं है आप सही कर दें। हाँ देखिए, देखिए ए और बी सही है, तो बी तो गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी सी सही है, नहीं भाई बी गलत है, ए सी सही है। हाँ यहाँ कहा गया केवल सी, तो केवल सी नहीं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ क्षेत्र ऊंचा, सूखा, समतल है, यह स्थित है। तो ये जो बताया गया है, ये कहाँ के बारे में है? तो पहला है असम। तो असम के घर के बारे में मैंने आपको बताया है कि असम में बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं ज़मीन से, अगर फीट में बात करें तो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। अगर मीटर में यही दे दिया जाएगा तो 3 से 3.5 मीटर दिया जाएगा। ठीक है, ऊंचे होते हैं ज़मीन से और बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। वहाँ की जो फर्श होती है वो लकड़ी की होती है और छतें भी लकड़ी की ही बनी होती हैं। ठीक है, मनाली के मैंने अभी आपको बताया कि जो मनाली के घर होते हैं वहाँ की छतें जो होती हैं वो ढालूदार होती हैं। वहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ़बारी भी होती है। ठीक है, वहाँ के जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। फर्श वगैरह सारी लकड़ी की ही बनी होती हैं। लेह का अभी हमने पढ़ा आगे कि 2 मंजिला घर होता है, निचले मंजिले पर कोई खिड़की नहीं होती है। निचले मंजिले में जानवरों और सामानों को रखा जाता है और ठंड के महीने में लोग भी निचले मंजिले में ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर के मंजिले में क्या होता है कि बर्फ़बारी जब होती है तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, निचला वाला मंजिला गर्म रहता है। ठीक है, तो ये असम के बारे में हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा लेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कॉलम में, क्वेश्चन पूछा गया है कि असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान। तो यहाँ पर मतलब राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है यहाँ के जो घर हैं उसकी विशेषता बतानी है। तो असम के घर कैसे होते हैं? घर से बांस के बने ऊंचे उठे घर होते हैं, जमीन से उठे होते हैं। तो आप पहला जो ए है उसका हो जाएगा तीसरा, उसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगर हम लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख है वहाँ पत्थर लकड़ी से बने छत वाले घर होते हैं, मतलब कि ढालू छत। यहाँ पर आ गया, एक मिनट रुक जाइए। ये जो ढालू है यहीं का है। ठीक है, ढाल छतें कैसी होती है? ढालू छतें होती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मनाली का। मैंने आपको बताया कि मनाली की जो छत होते हैं वो ढालू होती हैं, लेकिन लद्दाख की छत समतल होते हैं। तो अब फिर हमारा दिया गया लद्दाख। तो पत्थर व लकड़ी के बने घर होते हैं, फर्श लकड़ी की होती है और छत भी लकड़ी की होती है। तो ये हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा? बी का, दूसरे का दूसरा ही सही है। राजस्थान में ये भी चौथे का चौथा हो जाएगा। मिट्टी के घर बने होते हैं और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और जो मिट्टी की दीवारें मोटी मोटी होती हैं और उन पर क्या किया जाता है? मिट्टी से पुताई करके उस पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है? पहले का है तीसरा। तो पहले का तीसरा किसमें? ए का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में है और किस ऑप्शन में? किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर हम बात करें और क्वेश्चंस की, तो टाइम कितना हो गया? थोड़े और क्वेश्चन कर लेते, 1 घंटे के तो हो ही जाए। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन हमारा है घर की विशेषता में कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपनी ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? घर जो है वो कहाँ पर बनाते हैं? बांस के खंभों पर बनाते हैं। अगर यहाँ पर मीटर न देकर फीट दिया रहेगा तो 10 से 12 फीट दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ फीट लिखा है या मीटर लिखा है। अगर मीटर होगा तो
3.5 मीटर होगा, अगर फीट होगा तो 10 से 12 फीट होगा। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको 2 से 3 बार बताई है कि ये जो विशेषता ये असम की है, तो ये असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पेड़-पौधों के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसमें पूरा मैंने पेड़-पौधे के बारे में पूरा जितना क्वेश्चन पूछा गया है मैंने पूरा नहीं शामिल किया है। अगली वीडियो में पूरे जो क्वेश्चन छूटेंगे वो अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक का डाल दूँगी। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ही हैं केवल, ठीक है? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन बताइए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न मिल जाए। इस पेड़ के तनों में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पानी को पतली पाइप लगाकर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसके जो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन-सा? राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन हमारा क्या है, दोबारा देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन नहीं है। जो कथन सही नहीं है हमें वो बताना है। पहला हमने क्या देखा था कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि जो बरगद की जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं। जो पुराना बरगद हो जाता है तो उसमें उसकी जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटक कर क्या करती हैं, एक खंभे की तरह उसको सहारा देती हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है ये बरगद की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला क्या है कि इसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। तो आपने जो रेगिस्तानी ओक है इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये अपनी ऊंचाई का लगभग 30 गुना नीचे गहराई में जाता है। जितना ये ऊंचा होता है उसका 30 गुना ये नीचे ज़मीन में जाता है। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पानी को पतली पाइप लगाकर उपयोग करते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो ये जो रेगिस्तानी ओक है इसके बारे में केवल एक ही क्वेश्चन मैंने डाला है। 1-2 क्वेश्चन और है इसके बारे में, तो वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी जड़ टहनियों से लटकती हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और पतली पाइप की सहायता से उसे लोग पीते हैं। ये जो है रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं थोड़े कम दिए गए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल किए दे। तो हमारे ऑप्शंस इसमें हमें बताना सही कथन चुनना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये है रेगिस्तानी ओक, तो ये गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में डी ना हो वही हमारा सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में डी है ये भी गलत, दूसरे में भी डी है गलत, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हम बरगद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो बरगद का वृक्ष है इसमें क्या होता है कि इसकी क्या बतानी है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है। यहाँ देखना नहीं लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। जड़ें पेड़ को खंभे की तरह सहायता प्रदान करती हैं, सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, हाँ भाई होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, नहीं ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, बौने या लंबे, पीले या हरे आदि। तो ये जो मटर के पौधे पर पूछा ये जा रहा है कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया। पहला ऑप्शन है जॉर्ज डार्विन, दूसरा ऑप्शन मेंडल, तीसरा ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, और चौथा है मेस्ट्रल। तो जो पौधे पर प्रयोग की बात की जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, पौधे पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्याज की फसल है इसके क्रम की बात की गई कि अगर प्याज की फसल आपको खेत में उगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे और सबसे बाद में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सीक्वेंस में सारी चीज़ें लगानी है। तो पहले हम कोई भी फसल अगर हमें उगाना है
जैसे किसी भी फसल को आपको खेत में बोना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो खेत है उसकी मिट्टी को आप भुरभुरी बनाएँगे, नमीदार, मतलब पहले सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद जब थोड़ी-सी नमी रहेगी तो उसको क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे और उसमें बीज डाल देंगे। मतलब कि खेत को क्या करेंगे, हम खोद कर नम बनाएँगे। उसके बाद में फिर बीज बोएँगे। बीज बोने के बाद क्या होता है कि बीज जब मतलब जो अंकुरण होगा, पौधा बन जाएगा, तो उसके आसपास में छोटे-छोटे खरपतवार भी आ जाते हैं, तो उसको हटाएँगे। उसके बाद में जब फसल हमारी तैयार हो जाएगी, तो उसको काट लेंगे। काटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा, मतलब जो काम लायक नहीं है, उसको हटा देंगे। तो यही यहाँ पर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मृदा को नम बनाएँगे। तो पहला ऑप्शन जो पहला है, ये पहले स्थान पर ये रहेगा। फिर उसके बाद में हम बीज बोएँगे। दूसरा क्या करेंगे, खरपतवार हटाएँगे। चौथा, फिर जब फसल तैयार हो जाएगी प्याज की, तो क्या करेंगे, उसको उखाड़ लेंगे। और उखाड़ने के बाद में प्याज के जो सूखे-सूखे उसमें पत्तियाँ सूखी लटक रही होती है, उसको हटाएँगे। तो ये पाँचवा, मतलब बी नंबर है, वो लास्ट में आएगा। तो जिस ऑप्शन में बी लास्ट में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, ए, मतलब कि ए, फिर उसके बाद में सी, फिर डी, फिर ई और बी सबसे लास्ट में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत देखने की हमें नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही हमें मिल गया है। अब हम जो नेफेंथीज है, मतलब कि शिकारी पौधा, इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। है कि नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो कीड़े-मकोड़े, मेढक आदि छोटे जीवों को अपने अंदर फँसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा है कर्नाटक। तो अगर हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में कहाँ पाया जाता है भारत में, तो वो मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेफिंथीज के बारे में सही है। पहला ऑप्शन, यह कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है। हाँ, सही है। यह बड़े जानवरों को फंसा कर खाता है? नहीं भाई, छोटे छोटे जानवरों को फंसा कर खाता है। यह भारत में नहीं पाया जाता, पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है। यह चपटे आकार का होता है? नहीं, ये घड़े के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, नेफेंथीज एक शिकारी पौधा है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मेढक, चूहा आदि का शिकार करता क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर किसकी कमी होती है? तो जो नेफेंथीज है, ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर होती है नाइट्रोजन की कमी। तो उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े को क्या करता है कि कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और उससे नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि आप मच्छर को देख लीजिए, जो मादा मच्छर होती है, वो क्या करती है कि हम लोगों का खून चूसती है, ठीक है? लेकिन जो नर होते हैं वो पेड़ पौधे के रस को चूसते हैं। तो ये जो मादा मच्छर है, क्यों भाई ऐसा करती है? वो भी तो जो पेड़ पौधे हैं उनका रस चूस सकती है। वो इसलिए क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं और उसके अंडों को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, जो कि उसके अंदर होती है कमी। तो उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करती है, हम लोगों का खून चूसती है। तो यही कारण होता है, वो उसको शौक थोड़ी लगा है कि हाँ भाई जाएँ और हमें कोई मार दे तुरंत। क्योंकि देखते होंगे कम से कम 10-5 मच्छर तो मार ही देते होंगे एक दिन में, जहाँ बहुत सारे मच्छर लगते हैं बेचारे। तो मरने का शौक थोड़ी है किसी को, वो भी जाती पेड़ के रस चूस के अपना जीवन यापन कर लेती। लेकिन अब भाई उसको ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो उसकी पूर्ति के लिए उसको कुछ तो करना ही होगा। तो इसीलिए वो क्या करती है, हम लोगों के खून चूसती है। इसी प्रकार ये जो पौधा है, शिकारी पौधा इसलिए बना क्योंकि इसे भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस से ये अपना भोजन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। दलदली भूमि पर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो टॉपिक और जो क्वेश्चंस अभी छूटे हुए हैं, हम अगले प्रैक्टिस सेट में उसको पूरा कर लेंगे। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी मतलब पेडागोजी छोड़ के हमारे 10 से 15 नंबर के यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ आपको वीडियोस जो है ये अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी साबित होगी, क्योंकि
जो क्वेश्चन जहाँ-जहाँ से बन सकते थे मैंने उसको उन सभी को शामिल किया है, और जो छूट गया है उसको हम कल मतलब जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मैं शामिल सारा कर दूँगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ कमी लग रही होगी तो वो भी बताइएगा, अगर अच्छी रही होगी तो वो भी बताइएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? चलिए बाय बाय।